तो चौथा केस जो था वो टोटली डिफरेंट था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। चौथा चूहा जो था, उसे सही कर दो, थोड़ा सा अरेंज कर लो। चौथा जो केस था वो टोटली डिफरेंट था। उसमें क्या डिफरेंट था? उसमें देखा गया कि चूहे को S3 का हीट किल इंजेक्शन दिया गया, उससे चूहा नहीं मरना चाहिए था। R2 नॉन पैथोजेनिक था, इसलिए उससे भी नहीं मरना चाहिए था। दोनों ही केस में चूहे को कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन चौथा चूहा मर गया। इसका कारण पता करने की कोशिश की गई, क्यों मरा? तो उन्होंने कहा सिंपल सा कारण था, लॉजिक था कि जो R2 स्ट्रेन था वो नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक बन गया। R2 पहले कैसा था? नॉन पैथोजेनिक था, नॉन वायरुलेंट था, और बाद में R2 कैसा हो गया? ये R2 पैथोजेनिक हो गया, वायरुलेंट हो गया, वायरुलेंस हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? इस घटना को क्या बोलेंगे? नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट बनने की घटना क्यों हुई? क्या हुआ इस घटना को? ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस का नाम रखा गया ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसमें बदलाव हो गया, नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक बन गया R2। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का कारण बताया गया S3 के साथ रहने के कारण हुआ, हीट किल S3 के साथ रहने की वजह से हुआ। तो ये किसके साथ था? S3 जो था हीट किल था, हीट किल्ड S3 के साथ था, हीट किल्ड S3 के साथ था। और उसमें से कोई चीज निकलकर, हीट किल S3 से कोई चीज निकलकर R2 में चली गई होगी, और उस चीज की वजह से, उस मटेरियल की वजह से ये पैथोजेनिक हो गया, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो पूछेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? समथिंग विल कम फ्रॉम द S3। और वो समथिंग क्या था? किसी को नहीं पता था, वो स्टार नाम दे दिए S3, और इसको नाम दे दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वो चीज है जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। ग्रिफिथ का ऐसा मानना था ये जो भी चीज है यही वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल यही चीज है जो किसी में ट्रांसफॉर्मेशन करा सकती है। इसके पास वो इंफॉर्मेशन है जिससे बीमारी फैलती है, वो इंफॉर्मेशन रखी हुई है अपने अंदर। इसलिए यही डीएनए होगा, यही आपका जेनेटिक मटेरियल होगा। जो भी चीज होगी ये ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, वही आपका जेनेटिक मटेरियल होगा। ये बात ग्रिफिथ बोल गए, लेकिन क्या है ये कभी बता ना पाए किसी को। ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है क्या चीज? डीएनए है, आरएनए है, या प्रोटीन है, या कुछ और है, वो नहीं जान पाए। तो इनके इस अधूरे एक्सपेरिमेंट को आगे जाकर कुछ साइंटिस्टों ने कंप्लीट किया। ग्रिफिथ के इस अधूरे एक्सपेरिमेंट को यह पता करने की कोशिश की कि व्हाट इज द आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम का जो चीज ग्रिफिथ बोलकर गए थे, टीपी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो टीपी है क्या चीज, ये बताने की कोशिश की कुछ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके। उन साइंटिस्टों के नाम बड़े ही अजीब है, लेकिन इत्तेफाक से आपको याद करने पड़ेंगे। अफसोस उन साइंटिस्ट का नाम सुन लेते हैं। ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलॉड और मैकिन मैकॉर्टी, ये तीन साइंटिस्ट थे। मैकॉल्ड और एवेरी, ये तीन नाम याद है, सरनेम याद कर लीजिए, काफी है। एवेरी, मैकॉल्ड और मैकॉर्टी, तीन साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने 1933 से लेकर 1944 तक एक्सपेरिमेंट करते रहे ये लोग। लगातार इन्होंने 1933 से 1944 तक एक्सपेरिमेंट किया और क्या जानने की कोशिश की? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या चीज। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर जानने की कोशिश की कि वो क्या है एक्चुअली में, कौन सा केमिकल है। और इसको बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है, समझना हो तो 1 सेकंड में समझ जाओगे आप। देखना ध्यान से, आपको प्रैक्टिकल के फॉर्म में सोचिए इसी एक्सपेरिमेंट को। एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें ये क्या भरा हुआ है? हीट किल S3 लेकर रखे हम। S3 नाम का बैक्टीरिया ले लिया हमने। कौन सा बैक्टीरिया है ये? S3 बैक्टीरिया का नाम क्या है इसका? ये तो स्ट्रेन का नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन लिया? S3। वो भी किस फॉर्म में लिया हमने? हीट किल्ड फॉर्म में S3 बैक्टीरिया को ले लिया। हमने S3 बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई S3 स्ट्रेन, और उसको गर्म कर दिया। ये एक है। एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब नंबर 2। टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में हमने क्या ले लिया? कौन सा बैक्टीरिया? R2 बैक्टीरिया ले लिया, लिविंग फॉर्म में, ठीक है ना। और जब इन दोनों को मिला देंगे तो R2 नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इतना पता है ना। तो एक ट्यूब में ये ले लिया, एक ट्यूब में ले लिया, और इन दोनों को मिला देंगे तो R2 पैथोजेनिक हो जाएगा। तो किया क्या इन्होंने? पहला केस S3 हीट किल लिया, R2 लिया,
और S3 में एक चीज ऐड कर दी इन्होंने, एक चीज ऐड क्या की इन्होंने, आपके आरएनए, इनको लगा कि कहीं आरएनए तो नहीं है, वो चीज आरएनए तो नहीं है, इसके लिए उन्होंने यहां पे मिक्स किया आरएनएज नाम का एंजाइम मिक्स कर दिया, आरएनएज, एज लग गया मतलब एंजाइम हो गया। और कौन सा एंजाइम ये, आरएनए को डिग्रेड करने वाला एंजाइम, आरएनए को डिनेचर कर देगा, आरएनए को डिग्नेचर करने वाला एंजाइम डाल दिया। तो देखो क्या क्या डाला, S3 हीट किल वाला था, आरएनएज एंजाइम था, और उस दोनों को मिक्स कर दिया, जितना आरएनए रहा होगा सब डिग्रेड हो जाएगा इसका। तो अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, आरएनए वो चीज होगी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होगी, तो खत्म हो चुकी होगी इसकी। अब ट्रांसफॉर्मेशन कर पाना चाहिए था इसको, इसके मिक्स करने पे, लेकिन उन्होंने मिक्स किया, तो ये दोनों मिक्स करने के बाद जो R2 नया बना वो पैथोजेनिक था कि नॉन पैथोजेनिक था, आरएनए R2 जो बना वो वायरुलेंट था, पैथोजेनिक था। इसका मतलब कि आरएनएज एंजाइम डालकर उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि वो जो भी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो आरएनए नहीं है। कंफर्म हो गया इस एक्सपेरिमेंट के बाद। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, सेम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिया, S3 हीट किल वाला प्लस R2 कौन सा वाला, लीविंग वाला, नॉन वायरुलेंट, और इन दोनों को मिक्स किया। और इस बार जब मिक्स किया तो इसमें डाल दिया उन्होंने प्रोटीनेज एंजाइम डाल दिया, प्रोटीनेज एंजाइम। प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो प्रोटीनेज एंजाइम यहां पर डाल दिया। दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, सुनने की कोशिश करेंगे, चलेगा अभी। तो इस बार उन्होंने कौन से एंजाइम को लिया, इस बार उन्होंने प्रोटीन डिग्रेड करने वाले एंजाइम को लिया, प्रोटीएज, और प्रोटीएज नाम का एंजाइम उन्होंने इस बार डाल दिया इसमें S3 में। S3 और प्रोटीएज एंजाइम का रिएक्शन हुआ, जितने प्रोटीन रहे होंगे सारे डिग्रेड हो गए इसके, और उसने डिग्रेड कर दिया होगा सारे प्रोटीन को, तो सिर्फ बचा क्या होगा इसमें, डीएनए और आरएनए, उन दोनों से मिल गया। अब इस बार ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर प्रोटीन इज आ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसका मतलब मालूम हो गया R2 इस बार भी वायरुलेंट हुआ। इस बात से सिद्ध हो गया, ये प्रूफ हो गया कि जो भी चीज है वो प्रोटीन नहीं है। तीसरा केस, केस नंबर 3, इन्होंने सेम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिया, S3 स्ट्रेन हीट किल वाला प्लस R2 लिया नॉर्मल वाला, और इसमें क्या मिक्स कर दिया इस बार, डीएनएज एंजाइम मिक्स कर दिया। यहां पर मिक्स किया डीएनएज एंजाइम, एक बार आरएनएज, एक बार प्रोटीएज, और एक बार 3 अलग अलग सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिए। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अगर डीएनएज एंजाइम डालेंगे तो डीएनए डिग्रेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सारा डीएनए डिग्रेड हो जाएगा इसका हीट किल वाले का, और सारा डीएनए डिग्रेड हो जाएगा, डीएनए इसमें नहीं बचा। और जब नहीं बचा तो जब ये इसके साथ रिएक्शन में आया तो R2 का ट्रांसफॉर्मेशन करवा पाएगा, नहीं हुआ। तो R2 इस बार वायरुलेंट हुआ या नॉन वायरुलेंट, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, R2 नॉन वायरुलेंट हुआ, मतलब वायरुलेंट नहीं हुआ। इसका मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए कौन चीज बहुत जरूरी है, डीएनए। तो डीएनए ही इस एक्सपेरिमेंट के बाद मालूम चल गया, डीएनए ही वो चीज है जो यहां से वहां गई थी, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। जो आपके ग्रिफिथ बोल कर गए थे ना, कोई चीज यहां से निकलकर यहां गई है, तो वो कोई चीज क्या है ये हमको मालूम चल गया। वो कोई चीज का नाम क्या था, डीएनए। तो डीएनए इज दैट मटेरियल विच आर नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो डीएनए को ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था। ये प्रूफ हो गया इस एक्सपेरिमेंट से। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, 3 साइंटिस्ट ने। इन्होंने ही एंजाइम खोजे थे वाले। कोई पूछे आरएनएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, डीएनएज एंजाइम, ये सारे एंजाइम की डिस्कवरी किसने की है, तीनों ने की है। ये एंजाइम भी इन्होंने डिस्कवर किए, 10 साल ऐसे खाक नहीं छाना। 1933 से 1944 तक इन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पता करने की कोशिश की। इन 3 साइंटिस्ट ने, एवेरी ने, मैक्लॉड ने और मैकार्टी ने, ये 3 साइंटिस्ट ने, और ये कंफर्म कर दिया कि जो आपका है, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट कराया था, वो कोई और नहीं था, वो डीएनए था। और इन्होंने इस हिसाब से कह दिया कि डीएनए इज आ जेनेटिक मटेरियल, यहां प्रूफ कर दिया इन्होंने अपने हिसाब से। लेकिन इनके कहने से किसी ने, बहुत सारे लोगों ने विश्वास अभी भी नहीं किया। बोले ठीक है, आपकी बात मान लिया, डीएनए यहां से वहां जाकर ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, मेरी बात नहीं मानते। तो दुनिया में बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट में खड़े हो गए, बहुत सारे साइंटिस्ट, और बोले कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये हम नहीं मानेंगे।
इन्होंने तो कह दिया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इस एक्सपेरिमेंट के बाद, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी भी बात नहीं मानी। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये बात बहुत लोगों ने नहीं मानी और एक्सेप्ट नहीं की, और यहां तक बात रहा आया मामला। बोल इन्होंने दिया था लेकिन माना नहीं बहुत सारे लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने मान लिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। कंफर्म करने के लिए इस बात को फिर और सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए। ये खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया हमने? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, जिससे मालूम चला कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल करके कोई चीज है, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वही जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफिथ बोल रहा था सबसे पहले आपके जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी किसने की? ग्रिफिथ ने यहां पर की। यहां पर इसमें मतलब पहचानने के बाद, ठीक है, उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग बट जो प्रिंसिपल है वही डीएनए है। बाद में आए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बता दिया इन 3 साइंटिस्ट ने कि वो डीएनए है। अब ये बात अभी भी लेकिन बहुत सारे बायोलॉजिस्ट इस बात को नहीं मान रहे थे, वो उनको मनवाने के लिए और भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। और अगला एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। नाम था साइंटिस्ट का पूरा, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। एक लड़की आई इस मामले में बाहर, लेडी साइंटिस्ट आई, बोले लड़का लोग का बात कोई मान ही नहीं रहा था, तो लड़की आई, बोले कैसे नहीं मानेगा तू? तो चेज नाम की हर, ठीक है, तो मार्था चेज जो आई, बोली मारेंगे नहीं मानेगा तो मार्था चेज ने दुनिया को ये बात विश्वास दिला दी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है अपने एक्सपेरिमेंट के बाद। मार्था चेज और हर्शे, है ना, तो 2 साइंटिस्ट थे, हर्शे और चेज। हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। तो हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया 1952 में, और अपने एक्सपेरिमेंट से दुनिया को ये बात प्रूफ कर दी बिना कोई कंट्रोवर्सी के। सभी ने एक साथ एक वर्ड में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आप लोग सच बोल रहे हो, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अपना एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूफ कर दिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, क्या किया, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चलते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। सभी को पता है बैक्टीरियोफेज का नाम सुने हैं सभी लोग? बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है, तो क्या है? वेरी गुड, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, किसको खाता है, किस पर अटैक करता है? विच इन्फेक्ट ऑन द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है ये बैक्टीरियोफेज, और एक वायरस है, सबको पता है ये बात। चलेंगे कैसे इन्फेक्ट करता है थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो बैक्टीरियोफेज को अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरियोफेज कुछ ऐसा दिखता है, आपको पता होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है लगभग में कुछ ऐसा दिखता है। ये बाहर का स्ट्रक्चर है इसका, ये बाहर के स्ट्रक्चर को कैप्सिड के नाम से जानते हैं, और ये प्रोटीन का बना हुआ खोल है। जितना भी तक हमने बनाया है उसे कैप्सिड कहते हैं, प्रोटीन का बना हुआ है। हेड, नेक और टेल जो भी बोलो इसको, लेकिन जो भी बना है ब्लैक कलर से अभी तक बनाया बोर्ड पे। बैक्टीरियोफेज का ये पार्ट सारा प्रोटीन का बना हुआ होता है, कैप्सिड के नाम से जानते हैं, इतना पता है सभी को। बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए होता है कि आरएनए? जनरली डीएनए होता है, मोस्ट ऑफ द केस में डीएनए होता है, कभी कभी आरएनए कोई बैक्टीरियोफेज। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है, इसके अंदर डीएनए होगा। कहां पर होगा? सेंटर में होगा कि कहीं और होगा? सेंटर में। तो सेंट्रल कोर का पार्ट जो होता है वहां पर डीएनए होगा। ये डीएनए रख दिया मान लो, और ये डीएनए जो अंदर में यहां भर दिए, ये रहा डीएनए सेंट्रल पार्ट में। ये बैक्टीरियोफेज समझ में आ गया, इतनी सी बात क्लियर हो गई। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम 2 पार्ट होते हैं इसमें, प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड होता है। कैप्सिड किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। और सेंट्रल पार्ट जो होता है वो कोर का पार्ट, उसे डीएनए का बना होता है। और इस तरह बैक्टीरियोफेज में मात्र 2 ही चीज होती है, डीएनए और प्रोटीन, या न्यूक्लिक एसिड का दो, आपको आरएनए रखना था, डीएनए ही रहता चला जाता है बैक्टीरियोफेज में, नॉर्मल बैक्टीरिया। चले इतना आगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया। अब कोई बैक्टीरिया पे हमला कैसे करता है ये भी पढ़ा होगा आपने, अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। या लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ा है थोड़ा बहुत? चलो अच्छी बात है, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो लाइसोजेनिक साइकिल, लाइटिक साइकिल थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं हम 1 मिनट के अंदर। ये आपका एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इकोलाई, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर अपना खुद का ओन डीएनए होगा कि नहीं होगा? तो बैक्टीरिया के अंदर अपना ओन जेनेटिक मटेरियल है, ये मान लो उसका डबल स्टैंडर्ड आपका सर्कुलर डीएनए है। बैक्टीरिया में कैसा सर्कुलर नेकेड डीएनए होगा, सर्कुलर नेकेड डीएनए इसका है, मान लो ये यहां पर। तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया का डीएनए। अब ये वायरस, छोटा सा वायरस, इतना बड़ा नहीं होगा वायरस, बैक्टीरिया छोटा होगा, तो छोटा सा वायरस आएगा और इसके ऊपर हमला बोलेगा। देखो ऐसे चिपक जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा वायरस का।
अटैच होने के बाद वायरस के अंदर जो डीएनए होगा, ये वायरस के अंदर डीएनए था जो, ये अपना डीएनए यहां से इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा। पहले तो पूरा घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरा घुस पाएगा? खुद नहीं घुस पाएगा। सिर्फ क्या घुसा पाएगा? अपना जीनोम डीएनए ना। तो यहां से इसका जेनेटिक मटेरियल घुस जाएगा, अंदर चला जाएगा। जब इसका जेनेटिक मटेरियल यहां पहुंचेगा, एक बावड़ी में दो सांप नहीं रह सकते हैं, पता है आपको? एक बिल में दो सांप नहीं रह सकते। ऐसे ही एक सेल में दो तरह के डीएनए नहीं रह सकते। बैक्टीरिया का डीएनए भी है और वायरस का डीएनए भी है, दोनों डीएनए। सुनो इधर पे, दो तरह का डीएनए है। तो वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड कर देगा और देखते देखते बैक्टीरिया का डीएनए डिग्रेड हो जाएगा, डिनेचर्ड हो जाएगा और इसके पूरे सिस्टम को ये हाईजैक कर लेगा। ये डीएनए अंदर के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेगा और अंदर के सिस्टम को हाईजैक कर लेगा, इसके सारे सिस्टम को, मैकेनरी को। वायरस ऐसे ही काम करते हैं, किसी भी सेल में घुसते हैं, उस सेल की सारी मैकेनरी को हाईजैक कर लेते हैं, इसलिए उसका नाम वायरस रखा गया है। कंप्यूटर में देखे हो, कंप्यूटर आप लोग लैपटॉप चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, उसमें वायरस आने पे क्या होता है? वो आपके कहने पर अपने आप कुछ काम करने लगता है। आपके कहने पर काम नहीं करता, अपने आप करने लगता है। मतलब उसका सारा मैकेनरी हाईजैक हो गया है, किसी और ने हाईजैक कर लिया, तो वायरस कहते हैं उसको। कंप्यूटर में वायरस सुने होंगे, मोबाइल में वायरस आ गया, कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो वायरस का काम होता है इट हाईजैक द मैकेनरी ऑफ द होस्ट। यही वायरस का प्रिंसिपल है। चाहे वो आपके कोरोना वायरस हो या कोई और दुनिया के वायरस हो, सभी वायरस एक ही मैकेनिज्म पे काम करते हैं। वो जाते हैं अपने और होस्ट सेल की मैकेनिज्म को, मैकेनरी को हाईजैक कर लेते हैं और उसकी सारी मैकेनरी को हाईजैक करके अपना रेप्लिकेशन करवाएगा, अपना काम करवाएगा, उससे अपना डीएनए रेप्लिकेट करवाएगा। जिसका डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बहुत सारा, तो वायरस का डीएनए अंदर जाकर बहुत सारा गिनती में हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। इट रेप्लिकेट देयर ओन डीएनए बाय यूजिंग द मैकेनरी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मैकेनरी को यूज करके खुद का डीएनए रेप्लिकेट कराएगा और जब खुद का डीएनए बहुत सारा हो जाएगा तो डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है तो अपने चारों तरफ प्रोटीन की खोल बनाने लगेगा। और इस तरह आपके वायरस के अंदर में खोल बाहर ही रह गया था, अंदर घुसा नहीं था, ये बाहर ही था, लेकिन अंदर में ये जो डीएनए था, उस डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बना और इसका खोल अब अंदर बनना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर इसके खोल बनने लगेंगे, कवर कैप्सिड बनना शुरू हो जाएगा। तो वायरस अपना चारों तरफ कैप्सिड बनाना शुरू कर देगा जब गिनती बढ़ा लेगा तो। और जब बहुत सारा हो जाएगा, ऐसे गिनती बढ़ाता रहेगा और जब बहुत सारा हो जाएगा, हद से बाहर हो जाएगा, तो इसको क्या करेगा? इसकी बैक्टीरिया को फाड़ देगा, बैक्टीरिया की सेल को, और बस्ट कर बाहर निकल आएगा। इसको फाड़ कर बाहर निकल आएगा, बस्ट कर देगा। ये इतनी सी सिंपल सी बात आपको पता है? कोई दिक्कत है समझने में? इस पूरी साइकिल को लाइटिक साइकिल कहते हैं, इतना हमने कहानी सुनाई है। इस पूरी बात को लाइटिक साइकिल एक वर्ड में कहते हैं। लंबा साइकिल बनाकर बता सकते थे, हमने एक ही डायग्राम में सब कुछ निपटा दिया क्योंकि आपको पता था। एक बार और रिपीट कर देते जिसको नहीं समझ में आया है। एक वायरस बैक्टीरिया के ऊपर हमला करेगा, उसके अंदर अपना सिर्फ डीएनए अंदर इंटर कराता है, ओनली डीएनए। तो प्रोटीन अंदर नहीं जाता, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बाहर रुक जाता है, सिर्फ डीएनए अंदर जाता है। डीएनए जाकर अंदर जाकर उसकी मैकेनरी को हाईजैक कर लेता है और अपनी गिनती बढ़ाता है, रेप्लिकेट करता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, बहुत सारा डीएनए बन जाएगा। जब बहुत सारा डीएनए बन जाएगा तो डीएनए से अब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डिफरेंट मैकेनिज्म होगी और प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा अपना। वायरस का प्रोटीन है, बैक्टीरिया का प्रोटीन, तो वायरस का प्रोटीन बनेगा और वायरस का प्रोटीन बनेगा तो वायरस का प्रोटीन बनाएगा, कैप्सिड बनाने का काम करेगा और अंदर में बैक्टीरिया के अंदर वायरस के बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, हजारों लाखों। और जब बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, हद से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो बैक्टीरिया का शरीर फट जाएगा, उसकी बॉडी सेल फट जाएगी और फट कर ये निकल जाएगी बाहर और बैक्टीरिया मर जाएगा। और इस प्रोसेस में बोलेंगे लाइटिक, लाइटिक मतलब बस्ट कर गया। और इस पूरी साइकिल को लाइटिक साइकिल कहेंगे। इससे वायरस अपने बच्चे पैदा कर लिया। कहां बच्चे पैदा करता है वायरस? बैक्टीरिया के अंदर जाके बच्चे पैदा करता है। तो बैक्टीरियोफेज को बच्चे पैदा करना है तो बैक्टीरिया के अंदर घुसकर बच्चे पैदा करता है। समझ में आ गई बात? कैसे करता है? लाइटिक साइकिल। हाँ, ऐसे ही जैसे हमने बोर्ड बताया। कोई दिक्कत? चल, बहुत अच्छी बात है। अगर समझने में दिक्कत नहीं है आगे बढ़ सकते हैं हम। अब पूरी बातों को अगर समझ में आ गई है तो अब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। हर्शे और चेज ने क्या किया, कैसे सिद्ध प्रूफ कर पाए इस बात को कि क्या कैसे होता है। हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने।
उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब पेटिडिलेट्स जो भी बोलो, एक कल्चर प्लेट में उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरियोफेज को पाला, दो में पाला, दो कंटेनर लिए उन्होंने, कोनिकल फ्लास्क बोलो, टेस्ट ट्यूब बोलो या पेटी प्लेट बोलो, से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दो कल्चर ट्यूब ली, दिख रहा है अच्छा सारा है, तो दो कल्चर ट्यूब ली और उनमें बैक्टीरियोफेज को कल्चर किया, पाला, वायरस को पाला। देखो वायरस को पालते हैं, कौन से वायरस को पाला? बैक्टीरियोफेज को पाला, ठीक है। लेकिन दोनों में पाला, डिफरेंस क्या था? देखो यहां पाला है, ठीक है, मान लो। लेकिन पालते समय उन्होंने खाना खिलाया होगा कि नहीं खिलाया होगा उसको कल्चर मीडियम कहते हैं। मीडियम जिससे न्यूट्रिशन मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसे मीडियम कहते हैं। मीडियम का मतलब, यहाँ पे मीडिया का मतलब होता है मीडिया, टेलीविजन वाला मीडिया नहीं, या मीडिया का मतलब न्यूट्रिशन से होता है, ठीक है। तो कल्चर मीडिया जो लिया यहाँ पर, मीडिया या मीडियम लिया, उसमें देखो क्या किया, उन्होंने नया चीज कर दिया। यहां पर जो कल्चर मीडियम लिया उसमें उन्होंने नया चीज किया, कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया। कौन सा फास्फोरस? और ये वाले सेट आप एक्सपेरिमेंट में जो खाना रखा, हाँ बता रहे हैं ना बच्चा, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। दो एक्सपेरिमेंट एक साथ कर रहे हैं, लड़की देखती है, एक बताती है। देखोगे दो ट्यूब में अलग अलग कर रहे हैं काम, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर लिए और एक में रेडियो एक्टिव, दो अलग अलग सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिए, एक में सल्फर लिए और एक में फास्फोरस लिया इन्होंने। और सल्फर और फास्फोरस लिया, फास्फोरस को रेडियो एक्टिव लेना मतलब 32 लेंगे। आपको पता होगा फास्फोरस कितना होता है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस का 32 होता है और रेडियो एक्टिव सल्फर का 35 होता है। तो रेडियो एक्टिव सल्फर का 35 हो गया, मतलब रेडियो एक्टिव हो गई, और इसका 32 करने से इसका मतलब हो गया फास्फोरस क्या है आपका, रेडियो एक्टिव है। कितनी बात क्लियर है? अब दोनों ही कल्चर मीडियम में क्या पाला? बैक्टीरियोफेज को पाला, इसमें भी पाला और इसमें भी पाला, कल्चर किया। बताओ खाना क्या खाएंगे? कहां से आवाज आ रही? कोई बात नहीं, तो देखेंगे इन दोनों पे कल्चर मीडियम पे कल्चर किया, पाला, एक बात नहीं। और क्या हुआ होगा सोचो, खाना जैसा खाए अन्न वैसा हो ये मन, सुने ना, तो वैसा ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, जो खाना खाएगा वैसा इसका बॉडी बनेगा। इसने क्या खाया? रेडियो एक्टिव फास्फोरस खाया, और इसने क्या खाया? वहां से न्यूट्रिशन लिया, इसके बॉडी के कंपोनेंट्स भी चेंज होने लगेंगे। जल्दी से सोचकर आईक्यू लगाना और बताना कि इसका कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिव हो गया होगा। बैक्टीरियोफेज का कौन सा हिस्सा बैक्टीरियोफेज है? क्योंकि फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ, इसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया होगा। प्रोटीन कुछ हुआ होगा? प्रोटीन नॉर्मल रहा होगा, तो नॉर्मल प्रोटीन रेडियो एक्टिव डीएनए, पहला बैक्टीरियोफेज इसमें रेडियो, इसमें जो बैक्टीरियोफेज पला होगा उस बैक्टीरियोफेज कैसा होगा?